नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टूटी सड़कों की शिकायत और समस्या को लेकर आज पूरी की पूरी दिल्ली सरकार और उसके सभी मंत्री सड़कों पर उतरे हैं। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पटपड़गंज के विधायक और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ टूटी हुई सड़कों का मुआयना किया। सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान मीडिया से कहा कि दिवाली तक हमारा लक्ष्य सभी सड़कों को ठीक कराना है। कई सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, उन्हें भी ठीक कराना है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमें कहा है कि अगर इस ओर हम युद्ध स्तर पर नहीं जुटे तो काम नहीं हो पाएगा। हमारा लक्ष्य दिल्ली की सड़कों को दिवाली तक गड्ढा रहित करने पर है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दक्षिणी दिल्ली के ओखला में टूटी सड़कों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अक्टूबर के अंत तक लोक निर्माण विभाग की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हो जाने के बाद दिल्ली गड्ढों से मुक्त हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान केजरीवाल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा था, जिसमें उनसे शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने का अनुरोध किया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले फरीदाबाद सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रवेश मैटल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आप से इस्तीफा देने के बाद प्रवेश मैटल ने कहा कि मैंने सोचा कि हमारे शहर में विपुल गोयल जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, वह एक अच्छे उम्मीदवार हैं। उन सबको देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी से अलविदा कह दिया और बीजेपी में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 80% कार्यकर्ता मेरे साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब मुकाबला नहीं रहा। विपुल गोयल जी जनता की सुनते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि पिछले कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा होने वाला है। अब तो कांग्रेस के नेता भी यह मानने लगे हैं। यही वजह है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ। कांग्रेस आज असमंजस की स्थिति में है। अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक दौरे पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है। पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने हरियाणा का चौतरफा विकास किया है, इसलिए उन्हें यहां आकर घूमना चाहिए और अपना पर्यटन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हरियाणा के युवा उनसे पूछेंगे कि हुड्डा के राज में हुई खर्ची पर्ची पर वो चुप क्यों हैं। हरियाणा के दलित पूछेंगे कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वे किस मुंह से हरियाणा में आए हैं। राहुल गांधी को इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। केंद्रीय उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के अधिकारियों पर दिए गए बयान के बाद लोकायुक्त पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख ने अपने स्टाफ को पत्र लिखा है। दरअसल आपको बता दें कि कुमारस्वामी के खिलाफ भूमि अधिसूचना रद्द करने के मामले में जांच चल रही है। इस बीच एच.डी. कुमारस्वामी ने अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर कई सवाल उठाए थे। लोकायुक्त पुलिस के सूत्रों के अनुसार कुमारस्वामी के बयान से एसआईटी के अधिकारी इतने परेशान थे कि वे टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इसलिए अब कर्नाटक लोकायुक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने अपने 80 सदस्यों के स्टाफ को एक पत्र में लिखा है कि वो अभियुक्त एच.डी. कुमारस्वामी के बयान से विचलित ना हो, जिन्होंने उनके खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं और धमकियां दी हैं। कर्नाटक लोकायुक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एम चंद्रशेखर ने इस मामले में जांच कर रही अपनी टीम को लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईटी ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। जमानत पर रिहा अभियुक्त एच.डी. कुमारस्वामी ने हमें अपना काम करने से रोकने के लिए ऐसा किया है। ऐसा लग रहा है कि उनका उद्देश्य मुझ पर हमला करके एसआईटी के अधिकारियों के मन में भय पैदा करना है। लेकिन एक अभियुक्त, चाहे वह कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक अभियुक्त ही होता है। ऐसे आरोपों और धमकियों से हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कुमारस्वामी से शुक्रवार को 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। मामले के मुख्य अभियुक्त पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से 21 सितंबर को लगभग 2.5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। यह मामला बेंगलुरु के गंगेनाहल्ली में 1.1 एकड़ ज़मीन से जुड़ा है। 5 जून 2020 को मुख्यमंत्री रहते हुए येदियुरप्पा ने इससे जुड़ी अधिसूचना को वापस ले लिया था।
उस जमीन की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कुमारस्वामी की सास विमला के पास थी, जिन्हें इस अधिसूचना को वापस लिए जाने का फायदा हुआ था। कुमारस्वामी ने शुक्रवार को लोकायुक्त कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने में पीछे मुड़कर नहीं देखती। केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि पहले कांग्रेस की सरकार सत्ता में होती थी तो क्या विकास होता था? तब विकास नहीं होता था। डीलर, दलाल और दामाद की सरकारें चलती थी और अब भी ये दामाद को खुश करने में लगे हुए हैं। इनकी सरकारें अगर आ गई तो ये कह रहे हैं कि ये पहले अपना घर बनाएंगे, फिर अपने सहयोगी और फिर पार्टी वालों का घर बनाएंगे, तो आपका घर कब बनेगा? इनका उद्देश्य हरियाणा के युवा को काम पर लगाना नहीं, बल्कि अपने दामाद के घर बनाने का है। राजनीतिक रणनीतिकार से कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर ने कल रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार को 4 सेवानिवृत्त नौकरशाह चला रहे हैं और मुख्यमंत्री इन पूर्व बाबुओं के चंगुल में हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने से 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेडीयू अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करने की कसम खाई। इसराइल और हिजबुल्लाह संघर्ष की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। नए आंकड़ों के मुताबिक 23 सितंबर से अब तक 36,000 से अधिक सीरियाई और 41,300 लेबनानी लोग सीमा पार कर सीरिया गए। लेबनानी की सरकारी समाचार एजेंसी NNA ने बताया कि यह आंकड़े लेबनान के मंत्री ने एक रिपोर्ट में दिए हैं। इस बीच शेल्टरों में विस्थापित लोगों की संख्या भी बढ़कर 1,16,000 से अधिक हो गई है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने अपने हालिया बयान में कहा है कि इसराइल के लगातार जारी हवाई हमले की वजह से पूरे देश में 10 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। प्रधानमंत्री नाजिब मिकाती ने कहा कि ये अभी तक का हुआ सबसे बड़ा विस्थापन है। उन्होंने कहा कि हवाई हमलों की वजह से बैरूत और दक्षिणी सीमा से लगे इलाकों समेत देश के दूसरे हिस्सों से लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि रविवार को हुए हवाई हमलों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने के बाद अब यमन में हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया है। इसराइली सेना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज बड़े पैमाने पर हुए हवाई अभियानों में वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये हमले यमन के रस इस्सा और होदेइदा इलाकों में किए गए। इसराइली सेना ने कहा कि IDF ने तेल आयात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरगाह और पावर प्लांट पर हमला किया। IDF ने दावा किया है कि उसने उन बंदरगाहों और बुनियादी ढांचों पर हमले किए हैं जिनका इस्तेमाल ईरानी हथियारों को ले जाने के लिए किया जा रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।